नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंगर और मैं एक हार्ट एंड डायबिटीज़ एक्सपर्ट हूं। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मली जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, वो ईईसीपी जैसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में हार्ट पेशेंट को क्यों नहीं बताते हैं। चाहे पेशेंट के हार्ट की पंपिंग कम हो जाए, चाहे उसको ब्लॉकेज हो जाए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, क्योंकि ईईसीपी ट्रीटमेंट हार्ट की ब्लॉकेज को, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, और जिसकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट फेलियर कंडीशन, इसको ठीक करने का एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। बट सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम होता है वो ये कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी इतने सारे डॉक्टर होते हैं, वो कभी भी ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट का पेशेंट से जिक्र भी नहीं करते। और अगर कोई पेशेंट आ भी जाता है और उसको अगर पता भी चलता है किसी चैनल के थ्रू, और अगर वो डॉक्टर से पूछता भी है, तो डॉक्टर हमेशा निगेटिव बात करते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, ये ट्रीटमेंट नॉर्मली उन लोगों को देते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। और तो मोस्टली ज्यादातर डॉक्टर्स उसको डिनाई ही कर देते हैं। और इनफैक्ट कई डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट कुछ काम नहीं करता, इट इज अ कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी ऑल्सो, राइट। और बीच में आपको कोई हार्ट का कोई रिस्क हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जो कि मुझे लगता है शायद कि उन डॉक्टर्स को खुद अपनी R&D करने की जरूरत है। तो आज इस तरह के 20 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं उन डॉक्टर्स को गलत नहीं बोलूंगा जो डॉक्टर इस तरह की एडवाइस देते हैं, लेकिन उसके पीछे कुल मिलाकर के मैंने ऐसे अपनी रिसर्च में करीब 20 ऐसे पॉइंट निकाले हैं, और आप लोग देख के बताइए कि आप लोग इस बातों से कितना सहमत हैं, और आप इस कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है ईईसीपी ट्रीटमेंट का लोगों तक ना पहुंच पाने के पीछे, उसका रीजन है कि ये ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये ट्रीटमेंट लगभग 35 से 40 दिन तक दिया जाता है, वो भी एक एक घंटे का ट्रीटमेंट जब पेशेंट को दिया जाता है। और पेशेंट को जब एक एक घंटे का ट्रीटमेंट 35 से 40 दिन तक दिया जाता है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब किसी पेशेंट को हार्ट की ब्लॉकेज आइडेंटिफाई होती है कि मेरे को तो ब्लॉकेज हो गई है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, या किसी के हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, तो नॉर्मली होता क्या है कि पेशेंट को ये लगता है कि एक इमरजेंसी कंडीशन है और मेरे को कोई ना कोई ट्रीटमेंट तुरंत चाहिए। अगर मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए एक एक घंटे का ट्रीटमेंट लेने के लिए जाऊंगा, मुझे बीच में कुछ हो गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा, राइट। जबकि आज के टाइम पे डॉक्टर्स को भी ये पता है कि जो ब्लॉकेज लगभग 80-90% की ब्लॉकेज होती है, मोस्टली कैल्सिफाइड ब्लॉकेज हो जाती है, वो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वो हार्ट अटैक के लिए लीस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। बल्कि जो छोटी ब्लॉकेज होती है 30% 40% की, उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है रिलेटिवली। और कोई ब्लॉकेज एक दिन में तो बढ़ती नहीं, ब्लॉकेज तो जब हम 8-10 साल के होते हैं तब से बढ़ने लगती है। अगर पेशेंट को 40 साल या 50 साल की एज में ब्लॉकेज डिटेक्ट भी होती है, तो ये ब्लॉकेज एक दिन में तो बढ़ी नहीं है। और स्पेशली अगर हम बात करें जो पेशेंट स्टेबल होते हैं, तो पेशेंट के दिमाग में ये चीज होती है कि मेरे को तुरंत कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना है। इनफैक्ट मैंने कई सारे पेशेंट से बात करी तो मैंने देखा कि उनके दिमाग में मतलब एक बहुत बड़ा एक डिलेमा होता है, फ्यूजन हो जाता है, कि उनको लगता है कि उन्हें कोई ट्रीटमेंट तुरंत लेने की जरूरत है, ये एक इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई है। और इनफैक्ट जब वो हम जैसे लोगों से बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप गारंटी लेते हैं, आप गारंटी लेते हैं। देखिए, गारंटी तो ऐसी चीज है कि हम घर से निकलते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हम अपने ऑफिस पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम भगवान तो होते नहीं। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। गारंटी तो देखिए कोई किसी की नहीं ले सकता। इनफैक्ट इंटरवेंशन के बाद भी क्या कोई डॉक्टर किसी की गारंटी लेता है? इसीलिए हम कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं। तो एक तो जो सबसे बड़ा रीजन है कि इसका जो टाइम फ्रेम है वो लगभग 35 से लेकर 40 दिन होता है, और पेशेंट को लगभग 1.5 से पौने 2 महीने तक इसका ट्रीटमेंट लेना होता है। इसकी वजह से पेशेंट को ये लगता है कि मेरे को बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और ये ट्रीटमेंट अगर मेरे को 40 दिन या 1.5 महीने के बाद रिजल्ट देने वाला है, तो और मेरे को बीच में अगर कोई कंडीशन होगी तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट खुद नहीं प्रेफर करता कि मैं ये सब चीजें करूं, और जब पेशेंट्स खुद ये डिसीजन नहीं लेता तो डॉक्टर्स को खुद भी नहीं पता होता, तो वो ऐसा एडवाइस ही नहीं करते। तो एक ये रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर भी अवेयरनेस नहीं होती। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, और ये बड़ा जरूरी चीज है समझने के लिए कि ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट का जो एक लॉन्ग टर्म फीडबैक सिस्टम है वो नहीं है। लॉन्ग टर्म फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, ये केवल ईसीपी के बारे में नहीं है, इनफैक्ट जो इंटरवेंशन भी होते हैं जैसे सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, उसके भी जो लॉन्ग टर्म फीडबैक सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं होते। बहुत स्ट्रॉन्ग नेट जो फीडबैक सिस्टम है वो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है फीडबैक सिस्टम? फीडबैक सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को हमने आज जैसे किसी डॉक्टर ने उसकी आज एंजियोप्लास्टी कर दी। अब जब पहले पेशेंट को चलने में पेन हो रहा था, उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी, या तो उसको स्टंट लगा दिया, या किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी कर दी। अब क्या होगा कि पेशेंट 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब वो अपने घर जाएगा, तो उसको जो प्रॉब्लम हो रही थी, नॉर्मल चलने में पेन हो रहा था, वो पेन तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर को ये तो दिखाई देता है कि उसको पेन हो रहा था, वो पेन ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद क्या हुआ पेशेंट को, 3 महीने बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद पेशेंट को क्या हुआ, ये डॉक्टर को भी नहीं पता होता।
क्योंकि कुछ डॉक्टर आते हैं जो अपने उसी डॉक्टर के पास आते हैं, और डॉक्टर क्या करते हैं, नॉर्मली अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम भी होती है तो क्या होता है, दवाएं दे दी जाती हैं। दवाएं देने से जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो रिलीफ हो जाती है। तो ये चीजें तो जिस पेशेंट की एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं होती उसमें भी आप देखें तो कितने ही पेशेंट ऐसे होते हैं, इनफैक्ट 70-80% पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको 90% या 80% की ब्लॉकेज हो रखी है, उनको दवाएं दे दी गई जो पूरी की पूरी हार्ट की मेडिसिन चलती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, नाइट्रेट्स हैं, ये सारी की सारी मेडिसिन दे दी जाती हैं, तो पेशेंट को रिलीव हो जाता है। अब उसका इंटरवेंशन हो गया, सर्जरी हो गई, चाहे एंजियोप्लास्टी हो गया, चाहे बाईपास सर्जरी हो गया, उसके बाद फिर से पेशेंट को पेन होने लगा, तो अब क्या हो गया, दवाएं चेंज कर दी, फिर से पेशेंट को आराम हो गया। तो ये चीज ईसीपी में भी होती है, अगर पेशेंट को दोबारा पेन हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो उसको मेडिसिन दे दिया, अपग्रेड कर दिया गया, उसको आराम हो गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम का मतलब ये है कि चाहे आप ईसीपी करते हैं, ईसीपी के बाद भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल बाद पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिसको हार्ट अटैक हुआ, जिस पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, एंजाइना हुआ, उसमें कितना फर्क पड़ा, राइट। अब होता क्या है कि जो पेशेंट्स ईसीपी करा के जाते हैं, अब उनको मान लीजिए कि उन्होंने ईसीपी करा लिया, उनको आराम हो गया, अभी फिलहाल तो आराम हो गया, लेकिन मान लेते हैं साल 2 साल के बाद उसको फिर कभी कोई प्रॉब्लम हुई, वो कहां भाग के जाएगा, या मान लीजिए कभी इमरजेंसी में उसको एंजाइना हो गया, वो डरा डरा डॉक्टर के पास जाएगा। अब जो डॉक्टर है, अब मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं जिनके नाम से हम जाते हैं, वो बड़े इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। अब इंटरवेंशन वाले डॉक्टर को क्या लगता है कि इसने 2 साल पहले ईसीपी करवाया था, इसलिए इसको पेन हो गया, तो डॉक्टर का भी बिलीव क्या होता है कि अच्छा ईसीपी बकवास चीज है, अगर मैंने एंजियोप्लास्टी की होती तो इसको कुछ नहीं होता, राइट, ये एकदम ठीक होता। या इनफैक्ट किसी पेशेंट को मान लेते हैं कभी हार्ट अटैक हो गया, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो ये मान लेगा कि अगर मैंने एंजियोप्लास्टी की होती तो इसको हार्ट अटैक नहीं होता। तो समझने की चीज है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम नहीं है जो ये क्लिनिकली वैलिडेट कर सके कि एंजियोप्लास्टी के बाद या बाईपास सर्जरी के बाद या ईसीपी के बाद कितने टाइम तक। तो ये चीजें पॉसिबल तभी हो सकती हैं जब हमारे पास एक पूरा क्लस्टर डेटा हो कि एंजियोप्लास्टी के बाद जिसका ये प्रोसेस हुआ उसको इतने टाइम तक ये ठीक रहा, फिर इतने % पेशेंट्स को ये हुआ, ऐसे बाईपास के लिए, ऐसे ईसीपी के लिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम होगा तो हम क्लिनिकली बता सकते हैं, जो कि ऑलरेडी जो अभी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से यूएस एफडीए का जो स्टैंडर्ड है वो ये कि ईसीपी के जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है वो लगभग 5 साल तक पेशेंट को फायदा होता है। मतलब उसके बॉडी में जो कोलेटरल्स बन गया, जिसको चेस्ट पेन में रिलीव है, वो 5 साल तक होता है। तो ये हमारे पास डेटा है, लेकिन ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है। इसीलिए ईसीपी के साथ अगर हम लाइफस्टाइल और भी अगर नेचुरल जो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स अगर उसको इंटीग्रेट करके हम एक लॉन्ग टर्म फीडबैक सिस्टम निकाल करके इसको प्रेजेंट कर सकें, तो ये क्या होता है, ये पेशेंट्स के लिए भी आसान होगा और डॉक्टर्स के लिए भी, जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए भी आसान होगा कि आखिरकार सर्जरी करने और जो नॉन सर्जरी के ऑप्शन है ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट, उससे पेशेंट को क्या फायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो पिछले 50 सालों में जो आज तक 3 सबसे बड़े ट्रायल किए गए हैं सर्जरी के बारे में, जैसे कि सबसे पहले करेज ट्रायल आया, फिर फेम ट्रायल आया, फेम में भी 2 ट्रायल हुए, फेम 1 एंड फेम 2, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस्कीमिक हार्ट ट्रायल आया 2019 में। तो इसमें जो एक डेटा पब्लिश किया गया, जो लोगों को बताया गया कि जो स्टेबल पेशेंट होते हैं, मतलब स्टेबल पेशेंट जैसे जिनको चलने में पेन होता है और वो फिर रुक जाते हैं तो उनको आराम हो जाता है, मैं इमरजेंसी पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने के बाद बिल्कुल वही रिजल्ट आता है जो कि पेशेंट को केवल और केवल अगर उसको हमने मेडिसिन दे दिया उसकी वजह से जो फायदा हो रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हमने एंजियोप्लास्टी या बाईपास कर भी दिया और उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि पेशेंट को पेन में रिलीफ हो जाए, जो चलता था उसको पेशेंट को पेन में रिलीफ हो गया, तो अगर मैंने एंजियोप्लास्टी बाईपास करके, मुझे यही ऑब्जेक्टिव है मेरा, तो अगर मैंने उसको केवल दवाएं भी दे दिया उससे भी मुझे वही फायदा हो रहा है। जो क्लिनिकल डेटा कह रहा है कि जिनको हमने सर्जरी किया, जिनको हमने सर्जरी नहीं किया, दोनों में सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर सर्जरी करने का फायदा क्या होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो स्टेबल पेशेंट है, और इनफैक्ट अगर आज के टाइम में मैं बात करूं तो 70 से 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल पेशेंट है, जिनको चेस्ट पेन भी नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, या तो अपना टीएमटी कराने गए, और आज के डेट में तो कितना कॉमन है, कोई पेशेंट आया बोला मैं तो किसी और चीज के लिए गया था, मेरा उन्होंने टीएमटी किया, टीएमटी पॉजिटिव आ गया, फिर मेरा इको किया, इको करने के बाद फिर मेरे को उन्होंने एंजियोग्राम किया, और एंजियोग्राम करने के बाद क्या हुआ, मुझे उन्होंने स्टंट डाल दिया, डॉक्टर ने बोला कि आपको स्टंट डालने की जरूरत है। जबकि ये हम सभी जानते हैं, इनफैक्ट आज के डेट में बहुत सारे डॉक्टर जानते हैं कि जो ब्लॉकेज बहुत सीवियर होती है, लगभग 80 या 90% की जो ब्लॉकेज होती है जिसके कारण पेशेंट को पेन हो रहा है, वो हार्ट अटैक के लिए रिस्की नहीं होती। वो जो ब्लॉकेज माइल्ड होती है लगभग 30% 40% के लिए, वो ज्यादा रिस्की होती है हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, वो अनस्टेबल होती है, वो कभी भी रप्चर हो सकती है, जिसके कारण हार्ट अटैक इंड्यूस हो सकता है। जो बड़ी ब्लॉकेज होती है लगभग 80 90 या कई बार 95% तक की ब्लॉकेज, जिसमें कोई ब्लड क्लॉट निकल के टूट करके वहां पे हार्ट अटैक इंड्यूस कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली वो किसी हार्ट अटैक के लिए, मतलब जो हार्ट अटैक की कोर एक डेफिनेशन है उसके लिए, वो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन गैप है कि जब ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए हम आते हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म
फीडबैक सिस्टम भले नहीं है, लेकिन पेशेंट जो डर की वजह से सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है, तो अगर उसको एक लॉन्ग टर्म फीडबैक सिस्टम पता होगा कि इससे भी मुझे उतना ही फायदा होना है या इनफैक्ट उससे ज्यादा फायदा होना है, तो शायद वो डिसीजन अच्छे से ले सकता है कि मुझे सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या बिना सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। और डॉक्टर्स के लिए भी डिसीजन लेने के लिए ये चीज ज्यादा आसान हो सकती है। अब हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि ईईसीपी ट्रीटमेंट क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है और डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड नहीं करते। देखिए, इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा रीजन है, वो है लैक ऑफ क्लिनिकल डेटा। राइट, क्लिनिकल डेटा एक ऐसी चीज है कि जिसके बेसिस पे कोई भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इनफैक्ट मैं भी हूं और चाहे पेशेंट ही हो, उसको एक बिलीव आता है कि हाँ भैया इसके तो मेरे पास एविडेंस है। क्योंकि रीजन ये है क्लिनिकल डेटा ना होने के पीछे, क्योंकि इसके बारे में आज तक इतने ज्यादा कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किए गए। राइट, क्योंकि जब ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल होगा, एक एग्जांपल बताता हूं कि क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए जो जिन पेशेंट्स को ब्लॉकेज हो गया, नॉर्मली ईसीपी को आज के टाइम पे जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसको लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह देखते हैं। लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि जब आपकी एंजियोप्लास्टी भी हो गई, बाईपास सर्जरी भी हो गई, अब जो इसके बाद हम पेशेंट को मेडिसिन भी जितनी दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। अब इसके बाद उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, उससे ज्यादा दवाएं भी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि अब उनको जो पेन होता है, चलने में पेन होने लगा, उसको रिफ्रैक्टरी एंजाइना कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ईसीपी दिया गया। कभी ईसीपी का डेटा ऐसे पेशेंट्स के ऊपर ट्राई एंड टेस्ट ही नहीं किया गया जिसको कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी के थ्रू पब्लिश किया गया हो। कि जैसे जिन पेशेंट्स को पहली बार हार्ट में ब्लॉकेज हुई, अब उनको हमने एंजियोप्लास्टी भी नहीं किया, बाईपास भी नहीं किया, उनको केवल और केवल हमने लेट से मान लिया मेडिसिन भी, नॉमिनल मेडिसिन दे दिया, बाकी हमने ईसीपी ट्रीटमेंट दिया। और ईसीपी ट्रीटमेंट देने के बाद अगर हम इस डेटा को एनालाइज करें कि कितने पेशेंट्स को कितना फायदा हो रहा है, तो इस तरह का डेटा है ही नहीं। जब इस तरह का डेटा है ही नहीं और डेटा ना होने के पीछे रीजन ये है कि डॉक्टरों ने कभी इस तरह की चीजों के ऊपर ना तो कभी खुद अपनी प्रैक्टिस की, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो फंडिंग करती हैं जो इस तरह की चीजों के लिए, उन्होंने कोई फंडिंग भी नहीं की इसलिए इस तरह का क्लिनिकल डेटा है ही नहीं। जो डेटा अवेलेबल भी है वो भी इंडिपेंडेंट जो प्रैक्टिशनर है, इनफैक्ट पेशेंट को पता लगता है कि अगर किसी को एंजियोप्लास्टी भी हो गई, बाईपास सर्जरी भी हो गई, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब हमने ईसीपी दिया और पेशेंट ठीक हो गया। तो जब ये लगता है ना कि जब ऐसा पेशेंट ठीक हो सकता है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, तो जो पेशेंट के पास अभी सारे ऑप्शन है, अगर उस पेशेंट ने भी अगर एक बार ईसीपी ट्राई कर लिया और उसको भी उतना ही फायदा हो रहा है जितना कि फायदा जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको हो रहा था, तो फिर व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। राइट, तो इस तरह का जब तक क्लिनिकल डेटा पब्लिश नहीं होगा तब तक डॉक्टर्स के दिमाग में भी एक बिलीव नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, इस तरह का डेटा पब्लिश होना। और इनफैक्ट अभी यूएस एफडीए ने ईसीपी ट्रीटमेंट को अभी जो रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए अप्रूवल दिया हुआ था, अभी उसके कुछ और भी स्टैंडर्ड्स आए हैं जिसमें कि रिफ्रैक्टरी एंजाइना के पहले भी, मतलब जो पेशेंट स्टेबल पेशेंट हैं, जिन पेशेंट की अभी इंटरवेंशन नहीं हुआ है, उन पेशेंट्स के लिए भी उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया है कि ऐसे पेशेंट्स को भी ईसीपी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो ये मैंने डिस्कस किया पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में। देखिए, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ईईसीपी ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक मेडिकल एजुकेशन का हिस्सा नहीं था। मतलब मेडिकल की बुक्स में ये सब चीजें इंक्लूडेड नहीं थी। जैसे कि अभी भी कुछ साल पहले ही ईईसीपी ट्रीटमेंट को, वो भी कुछ पेजों के लिए, उसका एक इंट्रोडक्शन ऐड किया गया है जो मेडिकल की बुक्स में है। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं हैरिसन प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन की जो एक हैंडबुक है, तो उसमें भी अभी कुछ साल पहले ही ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। जो डॉक्टर इंटरवेंशन करते हैं, जो फेलोशिप का प्रोग्राम करते हैं, तो उन डॉक्टर्स को भी ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। और सीधी सीधी बात है, जिस चीज को कभी किसी ने पढ़ा नहीं, उसको किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी को ठीक होते देखा नहीं, तो उनका क्या होता है, उनको भी ये समझ में नहीं आता कि ये चीजें कैसे काम करेगी। क्योंकि सीधी सीधी बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज लाइन ब्रेक करके बताना चाहूंगा कि बीमारी का कारण क्या है। हार्ट डिजीज का जो रूट कॉज है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या खाते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, हम कितने बजे सोते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग क्या पढ़ते हैं, जब बीमारी का कारण यह है तो बीमारी का कारण समझने की बजाय, बीमारी के कारण को स्टडी करने की बजाय, अगर मैं केवल और केवल दवाओं के बारे में स्टडी करूं या सर्जरी के बारे में स्टडी करूं या मेडिसिन के बारे में स्टडी करूं, तो क्या होगा, जो पेशेंट को सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है उसको हो सकता है मैं रिलीफ कर दूं, लेकिन पेशेंट की रूट कॉज को मैं तो ठीक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जो चीज मेडिकल एजुकेशन का हिस्सा है ही नहीं, जिसको उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया, उसके बारे में उनकी ओपिनियन कोई मायने भी नहीं रखती, क्योंकि जिसको आपने पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया। हाँ, ये चीज जो डॉक्टर्स इंडिपेंडेंटली अपनी पढ़ाई से हट करके प्रैक्टिस किए, जिसके बारे में उन्होंने रिसर्च करी, अपने एक्सपीरियंसेस देखे, हो सकता है उसका कोई रजिस्टर्ड क्लिनिकल डेटा ना हो, लेकिन उनका खुद का अपना एक्सपीरियंस तो अपने आप में सफिशिएंट है। राइट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये चीजें प्रॉपर एक मेडिकल एजुकेशन का हिस्सा नहीं होंगी, तब तक डॉक्टर्स के लिए भी इस चीज के लिए बिलीव करना मुश्किल होता है। और जिस डॉक्टर्स को जब इन चीजों के ऊपर खुद ही बिलीव नहीं होता, तो वो पेशेंट्स को कैसे एडवाइस कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में। देखिए, पॉइंट नंबर 4 ये है कि ये ट्रीटमेंट जो है, ये बड़ा ही सिंपल ट्रीटमेंट है।
सिंपल ट्रीटमेंट मतलब जब पेशेंट जाता है तो ईसीपी मशीन में पेशेंट को लिटा दिया गया, पैरों में काफ्स बांध दिए गए और मशीन का ऑगमेंटेशन सेट करके मशीन के प्रेशर को सेट कर दिया जाता है। अब 1 घंटे तक नॉर्मली ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो देखिए ये भी देखने में कितना सिंपल लगता है, पेशेंट को भी ये लगता है कि अरे इस ट्रीटमेंट में क्या ही हो जाएगा, मेरे को इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, इससे मुझे क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारा नॉर्मली एक बिलीफ सिस्टम है। एज ए ह्यूमन हम ये सोचते हैं कि कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, कोई बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन होगी जिसमें बहुत सारे रिसर्च हुई होगी, राइट, उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे आएंगे, राइट। हम इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर सकते कि जो चीजें सरल होती हैं, जो चीजें सस्ती होती हैं, जो चीजें देखने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, वो चीजें उस हाई फाई टेक्नोलॉजी से ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। तो पेशेंट का बिलीव भी नहीं बनता। कई बार पेशेंट को ये लगता है कि मैं कैथ लैब में गया और मेरे को 20 मिनट 25 मिनट में मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता भी नहीं, राइट। इनफैक्ट कितने ही पेशेंट ऐसे होंगे जिनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, उन्होंने अपनी आंख से स्टंट भी नहीं देखा होगा, लेकिन ईसीपी में जो चीजें होती हैं वो सब कुछ पेशेंट को दिखाई देती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट तो केवल ईसीपी ट्रीटमेंट के दौरान ही इतना सीख जाते हैं कि उनको पता है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, राइट। तो चीजें इतनी सिंपल होती हैं और सिंपल होने की वजह से डॉक्टर्स को भी ये लगता है कि मतलब अगर मेरा इतना कार्डियोलॉजी पढ़ने का, मेरा इतना नॉलेज होने का क्या फर्क जब पेशेंट इतनी आसानी से ठीक हो जाता है। और पेशेंट को भी ये लगता है कि यार इतनी सिंपल सी चीज है, ये सिंपल सी चीज मुझे कैसे इतना फायदा दे सकती है। तो देखिए दोनों सिस्टम में, दोनों पेशेंट और डॉक्टर दोनों के बिलीफ सिस्टम में फर्क होता है। तो पेशेंट को मानने में भी तकलीफ होती है और डॉक्टर को बताने में भी तकलीफ होती है। तो ये दिमाग का ना एक बैरियर है जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है कि हम कितनी सिंपल से सिंपल चीजें हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। जब हमारा बिलीफ सिस्टम होगा ना तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा मुझे डिस्कस करने में भी बड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरे के पूरे सिस्टम का एक कॉमर्शियल एंगल है। कॉमर्शियल एंगल इसलिए है कि अगर मैं दूसरे टर्म्स में बात करूं तो ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए जो चार्जेस होते हैं, जो पैसे लगते हैं, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो बहुत ही थोड़ा सा पैसा लगता है। लगभग 70-80 हज़ार रुपए में लगभग 35-40 घंटे का ईसीपी हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के बारे में तो ईसीपी के से अगर हट के देखें तो इस ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 5 से लेकर 10 लाख रुपए आराम से होती है अगर मैं दिल्ली एनसीआर में अगर मैं एवरेज बात करूं किसी हॉस्पिटल में, राइट। तो चक्कर क्या है ना कि अब ईसीपी करने में जो किसी हॉस्पिटल को रेवेन्यू होगा वो बहुत कम होगा, और दूसरी तरफ जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने में पेशेंट को जो रेवेन्यू होने वाला है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। एक डॉक्टर सुबह से शाम तक में अगर मैं बात करूं तो लगभग हो सकता है 20 से 25 एंजियोप्लास्टी कर लेते होंगे। लेकिन अगर मैं ईसीपी की बात करूं तो ईसीपी का अगर मैं एवरेज निकालूं पर महीने का तो लगभग मुश्किल से 5 या 6 पेशेंट होता है। अगर पूरा सेंटर पूरी फुल कैपेसिटी पे रन करता है सुबह से शाम तक तो 5 या 6 से ज्यादा पेशेंट नहीं किए जा सकते। उसमें एफर्ट भी लगता है, उसमें एक डॉक्टर को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, न्यूट्रिशनिस्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसमें पूरे के पूरा जो स्टाफ होता है उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, और पूरी की पूरी एक सिस्टम की रनिंग कॉस्ट होती है। तो अगर एक टाइम पे बहुत सारी मशीनें लगा करके अगर पेशेंट का ईसीपी किया जाए तब तो समझ में आता है कि चीजें वायबल हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं एक कॉमर्शियल एंगल की बात करूं तो एक कैथ लैब को सेटअप करने में कहा 2 से 3 करोड़ रुपए लग जाते हैं, डॉक्टर्स को इतना पैसा लगता है, डॉक्टर्स को इतनी सैलरी देनी पड़ती है। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल एंगल हैं जिसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स चाह करके भी, अगर उनको ये पता भी है कि ये ट्रीटमेंट कितना अच्छा है, लेकिन वो चाह करके भी इस ट्रीटमेंट को प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे जो ट्रैफिक उनके पास आ रहा है, अगर पेशेंट को ये पता लगेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने की बजाय अगर केवल इस जैसे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी तो वो डेफिनेटली वो ऑप्शन चूज करेगा जिसमें उसके पैसे कम लगते हैं, जिसमें कि भले उसको अगर उसको ये पता लग जाए कि मेरी जो ब्लॉकेज है उसके कारण मुझे कोई ऐसा इमरजेंसी वाला रिस्क नहीं है और अगर मेरे पैसे भी कम लगेंगे और धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगा तो डेफिनेटली वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेगा, जो कि कॉमर्शियल एंगल से हॉस्पिटल के लिए बड़ा ही एक नुकसान वाला सौदा हो सकता है। और इसके पीछे और भी कई सारे रीजन है कॉमर्शियल एंगल के अलावा, क्योंकि एक डॉक्टर को पढ़ने में, उसकी मेडिकल एजुकेशन में बहुत पैसा लगता है, हॉस्पिटल बनाने में बहुत पैसा लगता है, इसके अलावा कैथ लैब लगाने में बहुत पैसा लगता है, डॉक्टर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, इतनी मार्केटिंग होती है, इतनी सारी कंपनीज होती हैं, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो कई बार ना दुनिया को देखने का एक नजरिया जो है, ये जो हम टेक्नोलॉजी है ना उसकी कीमत चुकाते हैं, इसकी वजह से हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो अगर ये दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ अगर जाएंगे ना तो उनके लिए किसी भी तरीके से हॉस्पिटल रन करना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉमर्शियल एंगल हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है वीक बिलीफ सिस्टम। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वीक बिलीफ सिस्टम। तो वीक बिलीफ सिस्टम पेशेंट का भी होता है, डॉक्टर का भी होता है। तो देखिए बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या है, जो पेशेंट है उसको बिलीव नहीं है, उसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना सिंपल है कि उसको लगता ही नहीं कि उसे कोई फायदा होगा।
अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो जिसने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी अपने किसी रिलेशन में किसी को नहीं देखा, राइट, ना तो उसने अपनी मेडिकल एजुकेशन में ऐसे पेशेंट के फीडबैक देखे हैं, तो होता क्या है कि उसका भी बिलीव नहीं बनेगा, ना तो डॉक्टर का बिलीव बनेगा ना तो पेशेंट का बिलीव बनेगा। जब दोनों का बिलीव सिस्टम कमजोर होगा तो कैसे कोई तीसरा ट्रीटमेंट इतने जल्दी पॉपुलैरिटी ले सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अपना बिलीफ सिस्टम तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक कि हम इन सब चीजों को एक्सपीरियंस में लेके नहीं आएंगे। एक्सपीरियंस की वजह से हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली ईसीपी वही लोग जानते हैं जिनकी कई बार पहले एंजियोप्लास्टी हो जाती है, बाईपास सर्जरी हो जाती है, या कई बार उनकी सर्जरी होने के बाद जब उनको फायदा नहीं होता, उनको कोई ऑप्शन पता लगता है तो वो ट्राई करते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनका बिलीफ बन जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स की संख्या कितनी है? ऐसे पेशेंट की संख्या बहुत कम है। और आज के टाइम पे डॉक्टर्स भी ऐसे बहुत सारे हैं कि जो लंबे टाइम से इंटरवेंशन कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे, और बाद में जब उन्होंने कई सारे पेशेंट्स के ऊपर देखा, मे भी चाहे उन्होंने बाहर से ही देखा होगा, जब उन्होंने कई बार देखा, एथिकली उनकी अंतरात्मा ने उनको गवाही नहीं दी, तो उन्होंने खुद इसके बारे में R&D की। जब उन्होंने देखा कि वाकई से पेशेंट काफी अच्छे से ठीक हो जाते हैं, तो उन्होंने उस चीज पे प्रैक्टिस करना शुरू किया, उन्होंने उस चीज पे काम करना शुरू किया। इसके बारे में कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। जैसे बांग्लादेश में एक डॉक्टर है, डॉक्टर बाकी, he has been an interventional cardiologist, he was doing bypass surgery and all the intervention for so many years। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करी तो अपने लाइफ के एक फेज में उन्होंने ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को अडॉप्ट कर लिया और आज वो पूरी तरह से ईसीपी करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रदीप जमानदास, यूट्यूब में उनके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो अगर आप उनके बारे में भी देखेंगे तो उनका भी बैकग्राउंड ऐसा ही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, बट फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ क्योंकि इस पॉइंट को यहीं पे पॉज करता हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पहले इंटरवेंशन करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस करने के बाद जब उन्होंने देखा कि ईसीपी से भी बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, तो उन्होंने इंटरवेंशन के अलावा ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को भी अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लिया। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ईईसीपी के स्लो रिजल्ट्स। देखिए, ईईसीपी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऐसे रिजल्ट्स नहीं कि अगर पेशेंट को आज पेन हो रहा है, आज मैंने ईसीपी का ट्रीटमेंट दे दिया तो उसको फायदा हो जाएगा। वो फायदा हो सकता है अगर उसको मैं मेडिसिन दे दूं, उसकी वजह से उसको फायदा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ईसीपी ट्रीटमेंट से पेशेंट को जो पूरी तरह से 100% रिलीव होने में टाइम लगता है वो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ईसीपी से जो हमारे बॉडी में नई ब्लड वेसल्स बनती हैं वो कोलेटरल ब्लड वेसल्स होती हैं। पहले वो बहुत कमजोर होती हैं और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि एक हफ्ते के अंदर पेशेंट को ये फील होने लगे कि उसको फायदा हो रहा है। इसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ता है तो पेशेंट को जो चलने में पेन होता है उसमें उसको आराम मिलना शुरू होता है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ट्रीटमेंट खत्म होने के पहले पहले पेशेंट को लगभग 100% आराम हो जाए। इसके बाद भी 20-30% पेशेंट ऐसे रह जाते हैं जिनको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पूरा आराम नहीं होता, और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी अगले 2 से 3 महीने तक हमारे बॉडी में जो कोलेटरल ब्लड वेसल्स जो एक्टिवेट हो जाती हैं वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, और उसमें बहुत सारी आर्टरीज ऐसी होती हैं जो फंक्शनल आर्टरी का रूप ले लेती हैं। और जब वो फंक्शनल आर्टरी का रूप ले लेती हैं तो क्या होता है कि एक मजबूत सिस्टम बन जाता है ब्लॉकेज के चारों तरफ, जो कि पेशेंट को जो इस्चेमिक डिस्कम्फर्ट हो रहा था उसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। तो एक समझने वाली चीज ये है कि नॉर्मली जब हम ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं तो ईसीपी का रिजल्ट हमको तुरंत दिखाई नहीं देता, इसीलिए लगभग 10 से 20% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वो नॉर्मली एक बार मोमेंटम में आकर के ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन के अंदर उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो क्या होता है, ट्रीटमेंट को ड्रॉप कर देते हैं। और इसी की वजह ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई ऐसा जुगाड़ होगा या कोई ऐसा तरीका होगा कि मैं जाऊंगा फटाफट, मेरा ट्रीटमेंट होगा और मुझे फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईसीपी के ट्रीटमेंट स्लो रिजल्ट होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज ये है कि ईसीपी के सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए पेशेंट को एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीजें मिसिंग रहेंगी तो ईसीपी के रिजल्ट्स कभी भी बहुत अच्छे नहीं आ सकते। तो ईसीपी हमेशा 2 चीजों के साथ मिलकर काम करती है, वो है लाइफस्टाइल और दूसरा है साथ में ट्रीटमेंट। तो ये चीजें जब तक कंबाइंड नहीं होती तब तक हम कितना भी एक्सपेक्ट कर लें लेकिन हमें उस तरह के रिजल्ट दिखाई नहीं देते। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल वही है जो मैं बात कर रहा था, वो है कि ईईसीपी के रिजल्ट्स तभी सबसे अच्छे हो सकते हैं जबकि इसको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में पेशेंट को दिया जाए, और वो लाइफस्टाइल होती है जिसमें पेशेंट्स को हम डेली बेसिस पे सफिशिएंट क्वांटिटी में हम फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें, स्प्राउट्स दें, सैलेड दें, नट्स दें, सोक्ड नट्स दें। पेशेंट का जो डाइट है, डिनर है, वो 7 बजे के पहले हो जाए। मॉर्निंग में पेशेंट जो ब्रेकफास्ट करे वो या तो दालों का नाश्ता हो, मतलब जो रिकमेंडेड है वो ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो, और प्रोसेस्ड फैट्स जितना कम से कम कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। तो जब इन सब चीजों के साथ में हम ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं तो ईसीपी के ट्रीटमेंट बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट पर्सनली मैं अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि जब ऐसे पेशेंट्स को हम ईसीपी ट्रीटमेंट के साथ इस लाइफस्टाइल पे रख देते हैं तो 3 दिन के लिए हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और 3 दिन के अंदर रेयरली ही शायद कोई ऐसा पेशेंट हो जो ये बोलता हो कि मुझे फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 से 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे को 100% आराम हो गया।
इनफैक्ट विद इन 3 डेज ईसीपी के साथ में जब हमने इस लाइफस्टाइल को इंटीग्रेट कर दिया तो पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम हो गया। इसीलिए ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर के साथ में अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक वेलनेस कोच साथ में नहीं है जो कि पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को साथ में मॉनिटर कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, तब तक ईसीपी के रिजल्ट्स हमेशा स्लो रहेंगे और उसको पेशेंट को फील होने में काफी टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको भी चाहिए कि अगर आप ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये हमेशा प्लान करना चाहिए कि ईसीपी ट्रीटमेंट के साथ में एक लाइफस्टाइल प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है। और ये लाइफस्टाइल प्रोग्राम इतना इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी में जो ग्रोथ होने वाली है वो नेचुरल ग्रोथ होने वाली है, वो कोई स्टंट डाल के या कोई अलग से ट्यूब लगा करके सप्लाई को हम रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। तो जो नेचुरल ग्रोथ होने वाली है उसके लिए आपकी बॉडी को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, जब आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम प्रॉपर करेक्ट होगा, तब जाकर के ये जो नई ब्लड वेसल्स एक्टिवेट हो रही हैं और जो नई ब्लड वेसल्स बनने वाली हैं तब इनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और ईसीपी ट्रीटमेंट खत्म होने के भी अगले 3 से 4 महीने तक ये जो ग्रोथ होती है ये जारी रहती है, जो नई ब्लड वेसल्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो भी चालू रहती है। तो ऐसा नहीं कि ईसीपी ट्रीटमेंट जिस दिन खत्म हो गया उस दिन उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसके भी अगले 3 से 4 महीने तक जितना रिजल्ट आपको ड्यूरिंग द ईसीपी मिला है उतना ही रिजल्ट आपको अगले 3 से 4 महीने तक भी और मिलने वाला है। तो ईसीपी ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जिसमें कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट 4 महीने बाद तक आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो अगर आपको 100% ईसीपी के रिजल्ट्स ऑब्जर्व करने की मेरे को कितना फायदा हुआ, तो जिस दिन आपका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है और जिस दिन आपका ट्रीटमेंट खत्म हो रहा है उसके अगले 4 महीने की बैंडविड्थ और उसके साथ में एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल ये क्लब करके रखना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि आपने सही पे ईसीपी जो काउंटर पल्सेशन है आपके बॉडी में डिलीवर हुआ है। और वो रिजल्ट्स को आप किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं। फिर आप चाहे स्ट्रेस थैलियम कराएं, चाहे पेट स्कैन कराएं, चाहे आप अपना इकोकार्डियोग्राम कराएं। इसके अलावा कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपना एंजियोग्राफी भी अगर आप कराते हैं तो आर्टेरियोजेनेसिस की वजह से आपको ये दिखाई देगा कि आपकी ब्लॉकेज पहले से कुछ हद तक कम हो गई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ईसीपी ट्रीटमेंट को अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं तो हमें एक लाइफस्टाइल के साथ क्लब करना पड़ता है। और नॉर्मली ये चीजें मिसिंग होती हैं क्योंकि जितने बड़े आप हॉस्पिटल में जाएंगे अगर वहां ईसीपी होगा भी तो लाइफस्टाइल का केवल और केवल उनका नॉमिनल चलता है। मतलब मोस्टली जो उनका 90% फोकस होता है वो दवाओं पे होता है कि पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो हमने ये मेडिसिन दे दिया, आपका एक्सरसाइज टॉलरेंस कितना इंप्रूव कर रहा है उसको हमने टीएमटी से मॉनिटर किया। तो ये सब चीजें क्या होती है ना कि जो मेन स्ट्रीम है हमारा लाइफस्टाइल उसको मिस कर जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है जितने अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं और ये पॉइंट लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ईसीपी की इतनी पॉपुलैरिटी ना हो पाने के पीछे रीजन है इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। क्योंकि ईसीपी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 750 के आसपास नंबर ऑफ सिटीज हैं, लेकिन अगर ईसीपी की अवेलेबिलिटी की बात करें तो लगभग ये 100 या 150 शहरों तक होगा मैक्सिमम। मतलब 150 भी नहीं होंगे, शायद मोस्टली 100 या 125 के आसपास ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब जिस चीज के बारे में अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं जो दूसरे सिटीज में, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सर्जरी करने वाले डॉक्टर तो लगभग हर सिटी में है, मोस्ट ऑफ द सिटीज में, मैं हर सिटी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट है वो तो आज की डेट में बहुत बड़े बड़े शहरों में भी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो पेशेंट को अगर पता भी लगता है तो वो कहीं नहीं जा सकता और उसके पास जो ऑप्शन होता है वो उसी ऑप्शन के पास जाकर के वो ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज कर लेता है। तो अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं हो पाती है। जब उसकी पॉपुलैरिटी नहीं हो पाती तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट है जो आज के टाइम पे जो ईसीपी के पेशेंट आते हैं अक्सर ये क्वेरी रेज करते हैं कि क्या मेरे इंश्योरेंस से ये इसका रिइंबर्समेंट हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका जैसे कंट्री में जो वहां की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है मेडिकेयर, वो लगभग ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए लगभग 8 से 10,000 डॉलर का रिइंबर्समेंट देती है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में आज भी ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को हम एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की तरह देखते हैं और इसकी वजह से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसका इंश्योरेंस का रिइंबर्समेंट नहीं देती। और चूंकि पेशेंट्स को रिइंबर्समेंट नहीं मिलता तो पेशेंट नॉर्मली वो ऑप्शन चूज कर लेते हैं जिससे कि उनको रिइंबर्समेंट का पैसा मिलता है और वो स्टंट डलवा लेते हैं, बाईपास सर्जरी करवा लेते हैं। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद होता है। पेशेंट को भी लगता है कि मेरे पैसे नहीं लगे और हॉस्पिटल को भी लगता है कि चलो भाई पेशेंट अगर आया हुआ है तो उसने अपना वो ले लिया। लेकिन जो लोग ईसीपी करने वाले लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा ईसीपी के लिए नहीं मिलता। तो ये एक निगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से ईसीपी के बारे में डॉक्टर्स भी नहीं बताते, पेशेंट के दिमाग में भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं और ये पॉइंट लोगों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईसीपी के जो एक्सपर्ट्स हैं अगर हम देखें तो ईसीपी के एक्सपर्ट्स अगर आप पूरे पैन इंडिया में देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत कम लोग मिले जिसको ईसीपी के बारे में नॉलेज है। खासतौर से जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको ईसीपी के जो टेक्निकल पार्ट है उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। और ईसीपी के बारे में नॉलेज ना होने के पीछे रीजन ये कि इसके कोई स्टैंडर्ड्स भी नहीं है। और
अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो जो इंटरनेशनल ईईसीपी एसोसिएशन है और जो इंटरनेशनल ईसीपी एसोसिएशन है, दो ऐसी बड़ी गवर्निंग बॉडीज हैं, नॉट गवर्निंग बॉडीज, ये गलत वर्ड हो गया, लेकिन एक एक कंसोर्टियम है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जहां पे कि ईसीपी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। लेकिन इन दोनों ही जो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, एक प्रॉपर कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं बना हुआ है जो कि डॉक्टर्स को, प्रैक्टिशनर्स को इस तरह से एजुकेट किया जाता हो कि किस तरह से ईसीपी देना चाहिए। तो है क्या कि पूरे अगर मैं पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो अलग अलग डॉक्टर्स का अपना अलग अलग तरीका है ईसीपी देने का। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि पेशेंट आता है उसको नॉर्मल तरीके से ईसीपी दे देते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि ईसीपी के साथ में कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ में देते हैं, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे हैं ईसीपी के साथ में प्रॉपर एक लाइफस्टाइल का मॉड्यूल चलाते हैं, कुछ लोग ईसीपी के साथ चिलेशन थेरेपी देते हैं, कुछ लोग और भी अलग अलग तरह की थेरेपीज को क्लब करके ईसीपी ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि ईसीपी के प्रॉपर एक स्टैंडर्ड्स भी नहीं बने हुए हैं, और ईसीपी चूंकि देखने में इतना सिंपल लगता है कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी, मैं कहता हूं कोई भी नॉर्मल आदमी, उसने अगर कभी किसी सेंटर में देख लिया कि ईसीपी ऐसा होता है तो उसको ये लगता है हाँ जी ये तो मैं भी कर सकता हूं, कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। और ईसीपी आप कैसे भी दे दो, कम से कम 50-60% रिजल्ट तो नॉर्मली अच्छे डिलीवर हो ही जाते हैं। जबकि अगर आप ईसीपी अच्छे से सीखते हो और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ देते हो तो आपको ईसीपी के जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो मैंने पर्सनली देखा है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और वो जो लोग पंचकर्मा करते हैं और जो लोग और तरह की प्राकृतिक चिकित्साएं करते हैं, जो फूड एंड न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो लोग जो ईसीपी करते हैं उनके रिजल्ट सबसे बढ़िया रिजल्ट है, सबसे बढ़िया रिजल्ट है। इनफैक्ट जो लोग जितने ही बड़े हॉस्पिटल में हम जाते हैं जहां पे प्रॉपर एक मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ में और एक नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के साथ में ईसीपी दिया जाता है, उनके रिजल्ट्स उतने ही खराब होते हैं। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस, मैं इसी किसी को इंप्लाई नहीं कर रहा हूं कि इसको किसी को मानने की जरूरत है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, वो लैक ऑफ अवेयरनेस। ईसीपी के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। अगर आप गूगल पे भी जाके देखेंगे तो जो नंबर ऑफ सर्चेज होती हैं पर डे की, वो बहुत कम होती हैं। अगर आप देखेंगे कि एक दिन में हॉस्पिटल्स में जितनी सर्जरीज हो जाती हैं, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो जाती हैं, उसकी 1/10 भी सर्च नहीं होती उस सिटी के अंदर ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में। इसका मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि कितनी कम अवेयरनेस है ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट के बारे में लोगों के अंदर। और चूंकि अवेयरनेस नहीं होती, इसीलिए वो क्या होता है कि अगर किसी को सुनने में पहली बार पता भी चलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जब उनको ईसीपी पहली बार सुनने को मिलता है तो जिस चीज को उन्होंने पहले कभी सुना नहीं होता ना, तो उस पर उनको बिलीव भी नहीं होता। और अवेयरनेस होने के बाद दूसरी चीज ये होती है कि अगर उनको पता भी चल जाता है ईसीपी के बारे में, तो क्या होता है उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि कोई डॉक्टर उसको सपोर्ट करे, कोई पेशेंट आके बोले कि मैंने ईसीपी लिया हुआ है, राइट। तो क्या होता है कि अगर उनको पता भी लग जाता है तो भी क्या होता है, उनका बिलीफ सिस्टम नहीं बन पाता, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था। और इसकी वजह से क्या होता है कि ना तो पेशेंट का बिलीव बन पाता है, और जब बिलीव नहीं बन पाता तो ऑब्वियसली ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी खो देता है, ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मार्केटिंग। देखिए ईसीपी के बारे में अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग लगभग जीरो है, कोई मार्केटिंग नहीं है, ना तो कोई डॉक्टर, बल्कि अगर मैं बात करूं तो निगेटिव मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि एक हार्ट का पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको सारी चीजें एक डॉक्टर से पता चलेंगी, एक कार्डियोलॉजिस्ट के थ्रू सारी की सारी चीजें पता चलेंगी, और वो डॉक्टर जो चीजें बताएगा वो चीजें मान लेगा। भाई ईसीपी लेने वाले पेशेंट्स में सबसे ज्यादा वो पेशेंट है जिनकी 3-4 बार एंजियोप्लास्टी हो जाती है, फिर बाईपास हो जाती है, फिर जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, इनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तब वो ईसीपी लेते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि ईसीपी की कोई मार्केटिंग ही नहीं है। मार्केटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरह से निगेटिव मार्केटिंग है, डॉक्टर्स हमेशा निगेटिव बात करेंगे, पेशेंट को ऐसे बहुत रेयरली ही, आज के डेट में तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिल जाते हैं, क्योंकि जहां पेशेंट ठीक होते हैं तो लोग अपने वीडियोस डाल देते हैं, आप वहां से इस तरह के फीडबैक एंड रिव्यूज देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्केटिंग नहीं होती, और मार्केटिंग ना होने के पीछे रीजन ये है कि जो ईसीपी मशीन बनाने वाली कंपनीज है वो भी बहुत कम है, ईसीपी के पीछे जो रिसर्च होनी चाहिए वो रिसर्च भी बहुत कम है, राइट। तो चूंकि कैपिटल लगाने वाले लोग ही नहीं है जिससे कि इसकी मार्केटिंग की जा सके, तो अगर इसकी प्रॉपर मार्केटिंग होगी तो लोगों तक भी ये चीजें आसानी से पहुंचेगी। और जो बहुत सारे डॉक्टर हैं, मे भी शायद वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ना हो, जो नॉर्मल फिजिशियंस हो, अगर इसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि ईसीपी के पूरी दुनिया भर में कोई बने बनाए स्टैंडर्ड्स नहीं है कि हमें ऐसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि ईसीपी ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस करने वाले लोगों में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा जो नॉन इंटरवेंशनल या जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के डॉक्टर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत सारे होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं जो ईसीपी ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। और ऑब्वियसली हर डॉक्टर के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम फायदा होता है, लेकिन फायदा ऑलमोस्ट सभी लोगों को होता है। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि चूंकि सबके स्टैंडर्ड अलग अलग हैं, तो जब चीजें अलग अलग होती है ना, तो उस चीज को वो प्रमोट होने में एक बैरियर बन जाती है।
जैसे एग्जांपल देखिए, हम जब प्लग में लगाते हैं किसी मोबाइल के सॉकेट को प्लग में लगाते हैं, तो हम कहीं पर भी लगाएं, चाहे इंडिया में लगाएं चाहे किसी भी कंट्री में लगाएं, वो एकदम फिट हो जाता है क्योंकि उसका बना बनाया स्टैंडर्ड है। लेकिन है क्या कि ईसीपी ट्रीटमेंट करने के लिए एक डॉक्टर किसी और तरीके से कर रहा है। अब आयुर्वेद वाला डॉक्टर है, वो ईसीपी करेगा तो साथ में पंचकर्मा जरूर करेगा, वो साथ में नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट भी करेंगे। कोई साथ में अगर न्यूट्रिशन वाला न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है तो वो क्या करेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, योगा करवाएंगे पेशेंट को, राइट। जरूरत में हार्ट की मेडिसिन भी दी जाएंगी। अब आयुर्वेदिक वाले जो डॉक्टर हैं वो क्या करेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाएंगे। होम्योपैथ वाले डॉक्टर हैं वो होम्योपैथ की दवाएं चलाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि एक पूरा मिला जुला प्रोटोकॉल होता है। कुछ लोग ईसीपी को चिलेशन थेरेपी के साथ देते हैं, कुछ लोग केवल ईसीपी देते हैं, कुछ लोग ईसीपी के साथ में पंचकर्मा भी करवाते हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें मिलकर के एक कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बनने ही नहीं देते। और इसके पीछे रीजन ये है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी नहीं है जो कि इसके पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स को बना सके। और इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। क्यों? क्योंकि किसी को ज्यादा फायदा हुआ। अब किसी ने ईसीपी लिया, उसको बहुत फायदा हो गया, तो उसका बिलीफ तो इतना मजबूत हो जाएगा कि भैया ये तो बिल्कुल सारे डॉक्टर बेकार हैं, इंटरवेंशन वाले सारे बेकार हैं, सर्जरी करने वाले सारे डॉक्टर बेकार हैं। जबकि हमें समझना पड़ेगा कि सर्जरी का भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो बिना सर्जरी वाले तरीके हैं हमें उसकी भी जरूरत है। जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, इमरजेंसी में वो हॉस्पिटल पहुंचता है, कोई हमारा क्लॉट बर्स्ट हो गया है और कहीं पे कोई थ्रम्बस इकट्ठा हो गया, थक्का जम गया है, तो वहां पे फिर हमारे लिए स्टंट एक ऑप्शन होता है, एंजियोप्लास्टी, जिससे कि क्या हो सकता है कि हम उस ब्लॉकेज को वहां पे खोल करके ब्लड सप्लाई को रीस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि वहां पे जो हार्ट की मसल्स डैमेज होने वाली थी उसको डैमेज से बचाया जा सकता है। तो उसकी भी वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो पेशेंट स्टेबल है, जिनको चलने में पेन होता है, फिर वो रुक जाते हैं, उनको आराम हो जाता है, राइट। दूसरी कैटेगरी वो है जो अभी कम एज में लोग हैं, जिनको अभी अभी पहली बार पता चल रहा है कि भाई उनको ब्लॉकेज है, लोगों की एज 30 साल 35 साल है, तो उनको ये समझना जरूरी है कि ये तो केवल एक शुरुआत है। आने वाले टाइम पे अगर आज मैं चलो चाहे ईसीपी कर दूं, चाहे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कर दूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आज से 4 साल 5 साल के बाद, तो उनको लाइफस्टाइल के बारे में सीखना, समझना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ईसीपी के स्टैंडर्ड्स जब तक दुनिया में नहीं बनेंगे, तब तक ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को लोगों तक पहुंचाने में सभी को प्रॉब्लम जाएगी और पेशेंट को एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम जाएगी। क्योंकि उसी के अगेंस्ट कोई पेशेंट अगर ट्रीटमेंट लेता है, अगर उसको फायदा नहीं होता, तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, उसको ये लगता है कि ये तो ट्रीटमेंट ही बकवास है, राइट। तो जब इसके स्टैंडर्ड्स होंगे तो इसको दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाएगा, हर एक डॉक्टर इसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो इनको अडॉप्ट करने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डॉक्टर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो कंपनीज हैं जिनको दूसरों के साथ में इसको कंपनीज जो ईसीपी की मशीनें बनाती हैं, उनके लिए भी आसान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ेगी तो सभी के लिए आसान होगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि ईसीपी का जो मुझे लगता है जो स्टैंडर्ड बनना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसा स्टैंडर्ड जो हम सोचते हैं कि ईसीपी दिया, ईसीपी के साथ में हमने पेशेंट को दवाएं दे दिया, वो भी काम नहीं करेगा। ईसीपी के साथ केवल डाइट कर दिया, शायद वो भी उतना अच्छा काम न करे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि हर तरह के डॉक्टरों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के यहाँ पे किसी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचने की बजाय, अगर हम पेशेंट के वेल बीइंग पर्सपेक्टिव से सोचें कि हम साथ में पंचकर्मा दे सकते हैं, हम साथ में एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं, राइट। इनफैक्ट पेशेंट को साथ में हम प्रॉपर योगा करा सकते हैं, जो ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, लेकिन प्रॉपर उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हमको किस तरह के पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। और उसके बाद जब इस तरह का पूरा डेटा अवेलेबल होगा, तो क्या होगा, लोगों को इसको एक्सेप्ट करने में भी आसानी होगी और डॉक्टर्स को इसको दूसरों को बताने के लिए भी इनके लिए ईजी होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म डेटा। देखिए, लॉन्ग टर्म डेटा की कमी कैसे ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी पेशेंट को हमने ईसीपी किया, अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे जिनको ईसीपी किया उसके बाद हो सकता है कि अगले 3 महीने बाद कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 ऐसे भी पेशेंट होंगे जिनको 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद अगले कितने सालों तक का हम डेटा एक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और हम उसको एक स्टैटिकल डेटा को प्रेजेंट करें। जैसे कि हम एंजियोप्लास्टी में भी क्या करते हैं, जिन पेशेंट की हमने एंजियोप्लास्टी की, फिर हमने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद देखा कितने पेशेंट्स को किस तरह का कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुआ, कितने लोगों को एंजाइना हुआ, कितने पेशेंट्स ऐसे थे जिनको की हार्ट अटैक हो गया, कितने पेशेंट्स की डेथ हो गई, कितने पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसी तरह का पूरा एक डेटा ईसीपी वाले पेशेंट्स के लिए होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे पास इस तरह का डेटा होगा ना, तो हमारे लिए कंपेरिजन बहुत आसान हो जाएगा कि जिनको हमने इंटरवेंशन किया है उसके बाद पेशेंट्स की क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है,
क्या जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट है वो किस तरह से होते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो क्या है, और जो पेशेंट जिन्होंने केवल ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट लिया और लाइफस्टाइल लगभग दोनों कैटेगरी के पेशेंट एक जैसी फॉलो कर रहे हैं, तो अब उनके लिए ज्यादा आसान है इस चीज को कंपेयर करना कि जिनको हमने ईसीपी ट्रीटमेंट दिया है उनको किस तरह का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये डेटा बहुत अच्छा है तो वहां पे दोनों में कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि जब पेशेंट इस चीज को देख करके अपने में खुद रियलाइज करेगा कि जहां पे जिस तरह से ईसीपी का ट्रीटमेंट दिया, अब पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इंटरवेंशन वाले लोगों को है, तो फिर ये पेशेंट के लिए डिसीजन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भैया मुझे सर्जरी करानी चाहिए कि नॉन सर्जरी या बिना सर्जरी वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल ओपन माइंडेड हूं कि अगर ऐसा डेटा होता है और अगर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर ऐसा डेटा हमारे पास है तो हम पेशेंट को बिल्कुल वही रेफर करना चाहेंगे, एडवाइस करना चाहेंगे कि जिसमें पेशेंट को ज्यादा फायदा हो रहा है। और हाँ, इन सब चीजों के साथ में एक तीसरी चीज जो हमेशा मिसिंग होती है वो ये है लाइफस्टाइल का पार्ट। तो नॉर्मली चाहे आप इंटरवेंशन कराएं या नॉन इंटरवेंशन में जाए, नॉन सर्जरी वाले तरीके में, आपको लाइफस्टाइल, आपका खाना जो है, जो मैंने पहले ही बताया, प्रोसेस्ड फैट नहीं खाना है। इसके अलावा आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, कम से कम जिस दिन आपको ये प्रॉब्लम पता लग रही है उसके साल 2 साल तक अगर आपका वेट थोड़ा ओबेसिटी ज्यादा है उस केस में आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाना चाहिए। और आपकी सर्केडियन रिदम है, सोने का टाइम सही होना चाहिए, खाने का टाइम सही होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लैक ऑफ एंडोर्समेंट बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका जो वो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए, इस तरह की प्रोसेस के लिए उनका कोई भी सपोर्ट नहीं होता, कोई भी उसके लिए प्रमोशन के लिए वो कोई एक्टिविटी नहीं करती। ऑब्वियसली उसके पीछे फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं और ये जो सारे मैंने रीजंस अभी गिनाए ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं। और आज के टाइम पे ऐसा है नहीं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ईसीपी नहीं है, कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईसीपी है। और यूएस में अगर हम जाके देखें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आज की डेट में ईसीपी है। और चाइना जैसे कंट्री में देखा जाए तो ईसीपी से एकदम भरा हुआ है वो कंट्री। लेकिन इंडिया में आज भी देखा जाए तो ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट एकदम बहुत ज्यादा बिगिनिंग फेज पे है। जो एक्सपेक्टेड था कि आने वाले, हो सकता है अगर मैं 10 साल पीछे की बात करूं तो 10 साल पहले डॉक्टर्स का मानना था, जो लोग ईसीपी करते थे, कि हो सकता है कि 10 साल के बाद पूरे इंडिया में हर जगह ईसीपी हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जिन हॉस्पिटल्स ने ईसीपी को अडॉप्ट भी किया वो ईसीपी केवल ऐसे पेशेंट्स के ऊपर करते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। साथ में ईसीपी उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी की हार्ट की पंपिंग बहुत कम होती है। और हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, अगर उनको सर्जरी ट्राई किया जाएगा, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी ट्राई किया जाएगा तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, उसमें मोर्टेलिटी का जो रिस्क है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल अपने पेशेंट को रिस्क में नहीं देखना चाहता। एक फाइनेंशियल एंगल अलग हो सकता है लेकिन कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का बुरा नहीं चाहता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे केसेस में, ऐसे हॉस्पिटल्स में नॉर्मली जो लो हार्ट पंपिंग वाले पेशेंट होते हैं उनको पहले ईसीपी ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि उनके हार्ट की पंपिंग फंक्शन इंप्रूव हो जाती है। और ऐसे केसेस में कई बार ऐसा देखा गया कि पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है, पेशेंट की पंपिंग, इनफैक्ट मैंने तो पेशेंट को 18% से लेकर 60% होते तक पेशेंट की पंपिंग होते देखा। और एक नहीं, पता नहीं कितने ऐसे पेशेंट हुए होंगे जिनका पंपिंग फंक्शन इस तरह से इंप्रूव होता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ईसीपी रिकमेंड किया जाता है, पहले उनको ईसीपी दिया जाता है, जब उनके हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाती है, थोड़ी पंपिंग में इंप्रूवमेंट हो जाता है, इसके बाद पेशेंट का बाईपास कर दिया जाता है। अभी बड़ा हास्यास्पद है कि बाईपास सर्जरी करनी है, एंजियोप्लास्टी के लिए लायक जब पेशेंट नहीं होता तो ईसीपी दिया ही इसलिए जाता है ताकि उसका बाईपास किया जा सके। मतलब जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कुछ और है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे केस में मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो तरीका हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर ईसीपी ट्रीटमेंट से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है और पेशेंट का जो हार्ट का पंपिंग फंक्शन है वो इंप्रूव हो जाता है तो बेसिकली हमें उस टाइम पे स्ट्रेस थैलियम जैसा टेस्ट करके देखना चाहिए, थैलियम स्कैन के थ्रू देखना चाहिए कि हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें ब्लड का परफ्यूजन कैसा है। अगर ब्लड का परफ्यूजन अच्छा खासा इंप्रूव हो गया है तो पेशेंट को हमें इंटरवेंशन में ले जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर पेशेंट की एज बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये थोड़ा सा लाइन ऑफ डिफरेंस हो सकता है अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग ओपिनियन में, लेकिन जो लैक ऑफ एंडोर्समेंट है वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिसकी वजह से ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट अपने आप को, ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। जो ईसीपी मशीन है उसकी कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में तो शायद एक आध कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनकी भी क्या है प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है जब उनके पूरे सर्टिफिकेशंस नहीं है, प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं होते तो क्या होता है डॉक्टर्स को उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है।
जो इक्विपमेंट्स है, मशीन है भी, वो या तो यूएस में है, कुछ चाइना में मैन्युफैक्चर होती है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली उनको बाहर से लेकर के या तो चाइना से, मोस्टली चाइना से उनको इंडिया में शिप करना पड़ता है, तो उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और कॉस्ट के बाद क्या होता है, चूंकि मार्केट इतना लो है, ईसीपी का मार्केट इतना कम है कि इसके पेशेंट्स भी बहुत कम होते हैं। और पेशेंट के अलावा क्या होता है कि एक बिजनेस यूनिट को रन करने की अपने आप में कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि एक डॉक्टर के लिए एज ए ईसीपी के लिए प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद अपनी रनिंग कॉस्ट को निकालना, फिर इक्विपमेंट कॉस्ट को हैंडल करना, राइट, और उसके बाद जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो इतने कम होते हैं कि वो डॉक्टर के लिए किसी भी एंगल से वायबल नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरा एंगल है जिस तरीके से हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप में ईसीपी नहीं रन करता, तब तक इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स के लिए ईसीपी रन करना किसी भी तरीके से फायदे का सौदा नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है जिसकी वजह से ईसीपी प्रमोट नहीं हो पाती। ऐसे कई सारे पुराने डॉक्टर हैं जो मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो या तो लोग पंचकर्मा कर रहे थे, उन्होंने ईसीपी लगा लिया, या तो कोई वो अपनी कॉमन प्रैक्टिस कर रहे थे अपने क्लिनिक में, उन्होंने ईसीपी लगा लिया, या कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं अब जो इंडिया में नॉर्मल इंडिपेंडेंट ईसीपी कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े सेंटर हैं जिन्होंने अपने साथ में करीब 8-8, 10-10 मशीनें लगा के रखी है, वो पिछले 15-20 साल से ईसीपी कर रहे हैं, उनके लिए कॉमर्शियल एंगल हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर आता है कॉस्ट का, क्योंकि जैसे ईसीपी की कॉस्ट बढ़ने लगती है, क्योंकि इंडिया में ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत कम है, तो अगर जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ने लगती है तो पेशेंट के दिमाग में कंपैरिजन आ जाता है कि मैं अगर एंजियोप्लास्टी कराता हूं तो मेरे को 5 लाख रुपए देना पड़ेगा या 7 लाख रुपए देना पड़ेगा, मैं ईसीपी कराता हूं तो मेरी इतनी कॉस्ट आ जाएगी। तो हमेशा कॉस्ट का एंगल बना रहता है, क्योंकि दिमाग में एक बिलीव होता है कि वो एक ज्यादा सुपीरियर बेटर ट्रीटमेंट है। बट अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज भी है कि अगर पेशेंट कुछ इस एंगल से देखें कि अगर उन्हें अगर इंटरवेंशन के लिए जाना है तो इंटरवेंशन तो वो कल भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो और आपको अगर चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, स्टेबल पेशेंट है, तो उनके लिए मेडिसिन भी अपने आप में उतना ही काम करती है जितना कि एक इंटरवेंशन के बाद फायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल एंगल है, जो इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है, अब इसके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है ये कि अगर और भी सारी कंपनीज मशीन बनाएं, उसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बने, तो क्या होगा, जब ज्यादा इक्विपमेंट्स बनेंगे, जब वॉल्यूम में उसका प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट अपने आप डाउन जाएगी। जब कॉस्ट अपने आप डाउन जाएगी तो ऐसे छोटे छोटे डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी ईसीपी मशीन को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ट्रीटमेंट डिलीवर होगा, तो अल्टीमेटली अगर इसका एक तीसरा एंगल देखा जाए तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा ना, वो पेशेंट्स के लिए होगा। पेशेंट्स के लिए इसलिए होगा क्योंकि अगर किसी पेशेंट को लेट से अगर डिसीजन लेना भी है तो पहले वो ईसीपी करके देख सकता है। मैं कहता हूं अगर किसी को डाउट भी है तो ईसीपी एक इतनी सस्ती मॉडलिटी है कि आप इसको करके देख सकते हो। मैं कहता हूं चलो अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो इंटरवेंशन का रास्ता तो अभी भी खुला हुआ है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो। क्योंकि एक यहाँ पे डिफरेंस एंगल ये भी है कि ईसीपी का रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, आप करना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। और जब आपका ट्रीटमेंट होने लगता है तो आप ट्रीटमेंट के पहले आप अपना एक थैलम स्कैन करके देख सकते हो, और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद फिर अपना एक थैलम स्कैन करके देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन देख सकते हैं कि मेरे को कितना फायदा हुआ होगा। कई बार पेशेंट ये पूछते हैं ना कि मेरे को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, ईसीपी के रिजल्ट्स को चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीका ये होता है कि आप चाहे तो पहले थैलम स्कैन पहले कर लो, फिर बाद में कर लो। इसके बाद आप चाहो तो पेट स्कैन कर सकते हैं, पहले और बाद में कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन पेशेंट की हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, उन पेशेंट्स के लिए तो इकोकार्डियोग्राम एक बहुत अच्छा टेस्ट है। इसके अलावा आप कोई भी ब्लड टेस्ट करा लीजिए। अगर आप ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन देख सकते हैं, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन देख सकते हैं, डी डाइमर देख सकते हैं, आप अपना लिपिड प्रोफाइल देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देख सकते हैं, अपना किडनी फंक्शन देख सकते हैं, आप अपना शुगर प्रोफाइल देख सकते हैं, डायबिटीज प्रोफाइल देख सकते हैं। जब आप प्री एंड पोस्ट करके देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, क्योंकि ईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उससे हमारे बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, वो बॉडी के हर एक पार्ट पे काम करता है, और वो कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम को अच्छा करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये इस पॉइंट के बारे में रहा ये सारा डिस्कशन। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और वो है कि ईसीपी के बारे में लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती बहुत अच्छे से। उसके पीछे रीजन खुद पेशेंट होते हैं। उसके पीछे पेशेंट रीजन क्यों होते हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पेशेंट जब ट्रीटमेंट लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ सेंटर ऐसे हैं जो पेशेंट का फीडबैक भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ज्यादातर सेंटर है जो किसी पेशेंट का फीडबैक रिकॉर्ड नहीं करते। वो अपना कोई एक्सपीरियंस
क्योंकि जब तक वो लोग जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, किस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, कितना फायदा हो रहा है, जब तक वो अपना प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करके या अपनी पूरी टेस्टिमनी लिख करके जब तक वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, जब तक वहां पे नहीं पहुंचेगा, तो सबसे बड़ा जो गैप रह जाता है ना, वो ये है कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। और ये पता नहीं होता कि ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो इसी मझधार में होंगे, जिनको ब्लॉकेज होगा या पेन हो रहा होगा, या उनको हो सकता है उनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई हो। तो जब ऐसे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स की स्टोरी दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, राइट, तो क्या होगा कि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को एक कन्विक्शन मिलेगा कि ये चीज मुझे जरूर से ट्राई करनी चाहिए, राइट। तो ये एक जो गैप था, जो पॉइंट था, वो पेशेंट के पर्सपेक्टिव में था। क्योंकि हम जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हम कभी खाना खाने गए, हम किसी ढाबे में खाना खाए और मान लेते हैं वहां खाना खराब रहा, तो हम तुरंत आकर के सबसे पहले गूगल बिजनेस पेज पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे कि इस ढाबे का खाना खराब है। लेकिन अगर किसी जगह का खाना अच्छा होगा तो हम बहुत ज्यादा होगा तो जाके थैंक यू बोल देंगे, या रेयर केस में जाकर के हम किसी को बोलेंगे कि हाँ जी ये खाना अच्छा था, वी विल राइट अ रिव्यू। और ओनली तभी हम रिव्यू लिखेंगे जब हमसे कोई पूछेगा, राइट। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस देखता हूँ, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारा लाइफस्टाइल प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, को फायदा हो जाता है, हम उनको मैसेज डालते हैं, लेकिन सारे लोग रिवर्ट नहीं करते, राइट। ठीक है, एनीवेज ये उनकी इच्छा है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, ये उन लोगों को नुकसान होता है जो लोग अभी इस फील्ड में नहीं है, जो पेशेंट बाहर हैं, क्योंकि उनको ये फीडबैक देख करके, ये रिव्यूज देख करके उनको कन्विक्शन मिलता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई होप, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करूं, जिससे कि आपको ये समझने में हेल्प मिले कि क्यों ईसीपी जैसा इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता, क्यों इसको डॉक्टर्स प्रमोट नहीं करते, और शायद यही रीजन है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो मैंने इसमें निगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, ये धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे, लोगों को इसके बारे में जो भी अनक्लैरिटी है, जो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी होगी, राइट। और ऐसे पेशेंट्स का जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होगा, ताकि लोगों को अपनी हार्ट की बीमारी से निजात पाने में एक नया लाइन ऑफ एक्शन पता चलेगा, जो कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कोई और भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।